नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लॉकडाउन 4.0 और इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले मोटी मोटी बातें आप जान लीजिए इस लॉकडाउन के बारे में, उसके बाद विस्तार से तफसील से आपको बताएंगे। जो आप जानना चाहते हैं हर जानकारी आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर आपको बता देते हैं कि बड़ी बात यह है कि 31 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, जैसे कि अभी तक रहती थी। बिना पास कहीं भी आने जाने की छूट नहीं होगी। आपको कहीं आना जाना है तो आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन 4 है तो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको पास लेकर ही आना जाना होगा। सोमवार से सभी दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। ये नई बात है इस लॉकडाउन के दौरान। सभी दुकानें खुलेंगी लेकिन शर्तों के साथ खुलेंगी। बस और जोन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है, यानी कि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी और कौन सा जोन किस कैटेगरी में रखना है, यह फैसला राज्य सरकारें अब करेंगी। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और विमान सेवाएं बंद रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगी। ये बंद जो है इसमें 4.0 में भी जारी रहेगा। लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि आप ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं रेस्टोरेंट से। धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूरी तरीके से इस पर पाबंदी लगी रहेगी, जैसा कि पहले से ही चला आ रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें इस लॉकडाउन को लेकर हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। मधुरेंद्र, सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जितेंद्र भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे। हम अलग अलग शहरों में चलेंगे, उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे, पूछेंगे कि राज्य सरकारें क्या चाह रही हैं, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं अलग अलग प्रदेशों में, और केंद्र सरकार की तरफ से तो जो ऐलान किया गया है वो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात यह भी कि दरअसल इस दौरान यानी कि 4.0 लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ खुलने जा रहा है, क्या कुछ बंद होने जा रहा है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों को यह जानना आज जरूरी है लॉकडाउन 4.0 में कि उनके लिए अब क्या कुछ आसान होने जा रहा है, क्या कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी तक चला आ रहा था। और इसीलिए हमने बहुत विस्तार से जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है ताकि आप इसको समझ पाएं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेद दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। नवेद, सबसे पहले हम आपसे यह समझना चाहेंगे और मुझे लगता है कि हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया है, यानी कि आने जाने आवाजाही के लिए सरकार ने क्या कुछ नियम बदले हैं, क्या कुछ नियम पुराने रखे हैं। तो विद्या, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत या तस्वीरें हम उन्हीं लोगों की देख रहे हैं जो यहाँ से वहाँ जाना है, जिनमें प्रवासी मजदूर भी हैं, दूसरे लोग जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। 51 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और वो अब अपने घर या उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां से वो अभी इस वक्त फंसे हुए हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये लॉकडाउन 4 जो है अलग रंग में होगा, तो वही रंग हम आपको बताते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें रियायत दी गई है और क्या क्या चीजें ऐसी है जिसमें कोई रियायत लॉकडाउन 4 में भी नहीं है। तो मेट्रो सेवा को लेकर कई राज्य ऐसे थे विद्या जो पूछना चाह रहे थे, क्योंकि लाइफलाइन बन चुकी है मेट्रो। कई, आप मुंबई की बात कर लीजिए, कलकत्ता की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, बगैर मेट्रो के यहाँ कोई काम सोचा नहीं जा सकता। तो ऐसे में बार बार ये मांग की जा रही थी कि क्या मेट्रो शुरू होगी लॉकडाउन 4 में, क्योंकि ऑफिसेस खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही जो प्राइवेट फर्म्स हैं या कंपनियां हैं या ये कह सकते हैं उद्योग धंधे, उनमें भी कुछ रियायतों के साथ या कुछ शर्तों के साथ उन्हें खोलने की इजाजत दी है। तो ऐसे में मेट्रो सेवा शुरू होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन देखिए, लोगों को यहां पर निराशा हाथ लगेगी। इस लॉकडाउन 4 में भी मेट्रो नहीं खोली गई है और इसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि मेट्रो के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भंग होगी और इसीलिए इसमें भी यह फैसला लिया गया है कि मेट्रो बंद रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ान, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान तो इसलिए नहीं बंद है अभी भी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वो थी जिसके जरिए कोरोना भारत तक पहुंचा था, और घरेलू उड़ान भी अभी नहीं खोली गई है। इन दोनों को लेकर यह कहा जा रहा था कि बाकायदा इसके लिए एक प्लान बनाया जा रहा है, कुछ जगहों पर उसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। सामान्य ट्रेन भी बंद रहने वाली है, यानी कि आप गंतव्य के लिए इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पेशल ट्रेन जो चल रही है
वो चलती रहेगी। यानी कि अभी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आप देख रहे हैं वो चल रही है, वो चलती रहेगी। और बसों को लेकर भी ये कहा गया है कि 2 राज्य आपस में सहमति के साथ इन बसों को शुरू कर सकते हैं। विद्या जी नवेद, इसका मतलब यह है कि बाकी सारे नियम पुराने वाले ही हैं, एक नया नियम है और निर्देश ये है कि बसों की आवाजाही को लेकर राज्य सरकारें आपस में तय कर लें कि वो बसें चलाना चाहती हैं या नहीं चलाना चाहती हैं। ये इसमें एक नया ऐड है। लेकिन नवेद, अभी तमाम बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, घर से वो ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और इन बच्चों में, इनके माता पिता में आज ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आने वाले दिनों में यानी कि इस 4.0 लॉकडाउन में शिक्षा संस्थान को लेकर क्या फैसला लिया गया है, क्या कहा गया है, क्या दिशा निर्देश है नवेद? जी विद्या, देखिए शिक्षण संस्थान क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस और ये हमने एक नया कल्चर देखा है, लेकिन इसको लेकर लॉकडाउन 4 में समझ लीजिए शिक्षण संस्थान में स्कूल बंद रहने वाले हैं, कॉलेज भी बंद रहेंगे और कोचिंग भी बंद रहने वाली है। ऑनलाइन जो प्रोसेस अभी तक चल रही है, जो कई स्कूल कॉलेज और सरकारी स्कूलों ने भी शुरू की है, वो व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। लेकिन इसमें इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है विद्या, क्योंकि अभी देख लिये मई और जून का वक्त चल रहा है। ऐसे में ज़्यादातर स्कूल जो है वहाँ पर जो है समर हॉलीडेज चल रहे हैं और ऐसे में यहाँ ज़्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता है। विद्या नवेद, बड़ी बात यह भी है कि अभी तक जो लॉकडाउन है यानी कि 3 लॉकडाउन के दौरान कम से कम आज तक लोग तरह तरह के ये ऑप्शन देख रहे थे कि एंटरटेनमेंट के लिए वो घर बैठे क्या करें, इंतजार कर रहे थे कि कब शॉपिंग मॉल्स या फिर एंटरटेनमेंट के लिए वो तमाम जगहें जहां पर लोग जाते थे, थोड़ी देर अपना वक्त बिता कर आते थे, उन जगहों पर आने जाने की इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर लोगों के एंटरटेनमेंट की बात करें तो सरकार ने क्या तय किया है इस लॉकडाउन में 4.0 में, बताइए जरा नवेद। जी विद्या, देखिए रियायतें तो कई सारी मांगी गई थी एंटरटेनमेंट को लेकर, न सिर्फ राज्यों ने बल्कि लोगों ने खुद ट्वीट करके पीएमओ, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एंटरटेनमेंट में ये रियायतें होनी चाहिए, इसको लेकर कहा है। लेकिन क्या रियायतें दी गई है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सिनेमाघर अभी भी बंद रहने वाले हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर सिनेमाघर शुरू होते हैं तो यहाँ पर लोगों को निराशा हाथ लगेगी। अभी उन्हें फिल्मों के लिए सीधे या तो टीवी या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसी पर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्सेस भी बंद रहने वाले हैं, वो भी नहीं खुलेंगे। तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो वो भी नहीं खुल रहे। हाँ, एक रियायत यह है कि जो रेस्टोरेंट है अब वो होम डिलीवरी करना शुरू कर चुके हैं, तो आपको वहां से आप खाना मंगा के अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाइए, यही आपका एंटरटेनमेंट है अभी। चलिए, तो सरकार ने कहा है कि अभी आप एंटरटेनमेंट के बारे में घर से बाहर निकल कर नहीं सोचें, यही है लबुलबाब नवेद। लेकिन यह भी बताइए कि सामाजिक गतिविधियां यानी कि सामाजिक तौर पर लोग अगर इकट्ठा होना चाहें, एक जगह बैठना चाहें, पार्क में जाना चाहें, कैसे ऐसी जगह पर जाकर जहां पर लोग ऐसा अमूमन इस लॉकडाउन से पहले बैठते थे, आते थे, जाते थे, उन जगहों को लेकर, मंदिर मस्जिद, इन जगहों को लेकर क्या कहा गया है? देखिए विद्या, बिल्कुल क्लियर लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन 4 में भी वो रियायतें उन्हें नहीं मिल रही हैं। उसके पीछे सीधी सी वजह यह है क्योंकि आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। 80,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केसेस आए। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन जैसे हम लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं ना, बिगड़ती जा रही है। इसीलिए हमें बहुत संयम रखना होगा। सरकार रियायतें हमारे लिए ही दे रही है, तो हमें भी उसे बहुत सहज होकर संभालना होगा। जो सामाजिक गतिविधियां, धार्मिक स्थल जैसे हमने लॉकडाउन 1, 2 और 3 में देखा, वैसे ही बंद रहने वाले हैं 4 में भी। धार्मिक आयोजन करने की भी इजाजत नहीं होगी, राजनीतिक आयोजन की भी कोई इजाजत नहीं होगी। शादी को लेकर एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि 50 लोग शामिल हो सकते हैं और शादी की जा सकती है, लेकिन वहां पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा विद्या। यानी कि जिन लोगों की शादी पहले से फिक्स है, तारीख पहले से तय है, उन लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी निगरानी होगी। यानी कि स्थानीय प्रशासन जो है वो उस पर निगरानी रखेगा और देखेगा कि कहीं नियम कायदों को ताक पर रखकर कहीं शादी तो नहीं कराई जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अब एक और नई बात नवेद, अभी तक जो लोग सोचते थे लॉकडाउन से पहले कि छुट्टी मिल जाए, परिवार के साथ वक्त बिता लें या फिर कहीं घूमने चले जाएं, उसके लिए छुट्टी मिल जाए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों को छुट्टी मिली और अभी तक छुट्टी पर है बहुत सारे लोग। तो दफ्तर को लेकर क्या कुछ कहा गया है? अब लोग ऊब चुके हैं, ऐसा लगता है घर में बैठे बैठे। वो चाहते हैं कि दफ्तर जाने का उन्हें मौका मिले, वो सड़क पर निकल पाएं, अपनी गाड़ियों से दफ्तर तक पहुंचे, पुरानी रूटीन में वापस आ पाएं। सरकार ने क्या कहा है जरा बताइए दर्शकों को।
विद्या दफ्तरों को लेकर ये आपने बहुत सही बात की कि लोग अब दफ्तर जाना चाहते हैं। उसके पीछे कई सारी वजह हैं। हमें अपनी इकोनॉमी भी सेट करनी है और उन दफ्तरों से जो कामकाज होता है उसे वापस से पटरी पर भी लाना है। दफ्तरों को लेकर जो गाइडलाइन आई है वो भी हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन 4 में तमाम सरकारी जो दफ्तर हैं, जिसमें केंद्र के जितने भी दफ्तर हैं, उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। प्राइवेट दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन शर्तों के साथ, यानी कि 33% कर्मचारियों के साथ आप दफ्तर को खोल सकते हैं। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहां पर तमाम सरकारों ने, जिसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की है, उसने तो साफ तौर पर कहा है कि अगर यहां सोशल डिस्टेंसिंग या जो तमाम मॉनिटरिंग रखी गई है, जिसमें बार बार आपको सैनिटाइज करना है दफ्तर, इससे ज्यादा लोग यहां काम नहीं कर सकते, उनका कहीं भी अवहेलना हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी दफ्तर खुलेंगे, प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे, लोग अब दफ्तर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें वो नियम फॉलो जरूर करने होंगे विद्या, जो सरकार की तरफ से बनाए गए। जी, तो ये तमाम बातें जो नवेद आप बता रहे हैं, ये तमाम हमारे दर्शक जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं वो जानना चाह रहे होंगे, और लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से इस बात का कि आज जब दिशा निर्देशों की पूरी फहरिस्त आएगी तो उसमें क्या कुछ करने का मौका मिलेगा, कहां आने जाने का मौका मिलेगा। कुछ और बड़ी बातें नवेद जो आज हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। जी, वो बड़ी बातें जो हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एक बार जल्दी से हम आपको बताते हैं कौन कौन सी चीजें बंद रहने वाली है और कौन कौन सी चीजें खुलने वाली। तो लॉकडाउन 4 में स्कूल आपके बच्चे नहीं जाएंगे, स्कूल बंद रहने वाले हैं। कॉलेज भी बंद रहने वाले हैं, यानी कि जो पढ़ाई व्यवस्था अभी आपकी ऑनलाइन चल रही है वही चालू रहेगी। मॉल आप नहीं जा पाएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए आपको मॉल अभी नहीं जा सकते आप। होटल भी बंद रहने वाले हैं। लॉकडाउन 4 में होटल में भी कोई रियायत नहीं दी गई है। मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगी लॉकडाउन 4 में, यानी कि 31 मई तक आप ना मॉल जा सकेंगे और ना ही जिम का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिम भी बंद रहने वाली है। ट्रेन बंद रहेगी, जो स्पेशल ट्रेन चल रही है बस वही चलती रहेगी। इसके अलावा हवाई सेवा, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और घरेलू फ्लाइट्स दोनों बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर जाने की इजाजत नहीं है आपको। राजनीतिक आयोजन, रैली या दूसरा धरना प्रदर्शन, किसी की इजाजत नहीं है। सामाजिक आयोजन पूरी तरीके से बंद है। आप कोई सामाजिक आयोजन नहीं कर सकते जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भंग होती है। यानी कि सीधे सीधे आपको समझना होगा कि लॉकडाउन 4 जो है उसमें भी आपको सारे नियम मानने पड़ेंगे जो कोरोना से बचने के लिए जरूरी है। विद्या, ठीक है नवेद, बहुत बहुत शुक्रिया नवेद, बहुत तफसील से आपने जानकारी दी। मुझे लगता है हमारे दर्शक अब ये समझ चुके होंगे कि लॉकडाउन 4 के दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सैयद आमिर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, श्वेता मुंबई से, निखिल हमारे साथ लखनऊ से और जितेंद्र भोपाल से। लेकिन सबसे पहले मधुरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आज जब ये जानकारी हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई तब आप बता रहे थे कि क्या अभी तक के लॉकडाउन में हुआ है और क्या नए लॉकडाउन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं अगर आज आपसे पूछना चाहूं, जानना चाहूं कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं अब तक जो नहीं हुई और अब जो हो रही हैं वो क्या है, तो बता दीजिए वो क्या क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन 4 के जो गाइडलाइंस हैं उसमें केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार बढ़ाए हैं। यानी राज्य जो ये मांग कर रहे थे कि कई ऐसे फैसले हैं जो उन्हें लेने दिया जाए, उसकी इजाज़त दे दी गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि जो जोन्स हैं उनको मार्क करने का अधिकार राज्यों के पास है, यानी रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट एरिया। ये राज्य डिसाइड करेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर सकता है कि किस जिले को किस जोन में रखा जाए और उसमें भी कंटेनमेंट एरिया कौन सा होगा और नॉन कंटेनमेंट एरिया कौन सा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य अब अपने स्थितियों को देखते हुए तमाम शहरों में दुकानों को खोलने की इजाज़त दे सकते हैं। दुकान किस तरह से खुलेंगे इसके नॉर्म्स इस गाइडलाइन में साफ साफ लिखे गए हैं कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और कितने मीटर यानी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आपको दुकान खोलने की इजाज़त होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन का सवाल था तो उसको लेकर भी राज्यों को अधिकार दिया है केंद्र ने कि वे लोकल ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं तमाम गाइडलाइंस को मानते हुए, और इंट्रा स्टेट भी चला सकते हैं 2 राज्य अगर सहमत हों तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यों के अधिकार को केंद्र ने बढ़ाया है और राज्य अब अपने फैसले अपने हित के मुताबिक ले सकते हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने यह कहा है कि हमारे नियम ये हैं, लेकिन आप भी अपने कुछ नियम बता सकते हैं, बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन वो केंद्र और राज्य सरकार आपस में बात करके ऐसा कर सकते हैं। सैयद आमिर भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि मुंबई पूरे देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं अगर एक शहर की बात कर लें हम। श्वेता,
महाराष्ट्र सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तो पहले ऐलान कर दिया कि वो 31 मई तक इस लॉकडाउन को ले जा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नियम कायदे बनाए हैं इस लॉकडाउन के लिए, या केंद्र सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं उन्हीं के साथ वो चलने वाली है? देखिए विद्या, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े सबसे ज्यादा है। जिस तरह से मेरे सहयोगी नावेद ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सशर्तों के साथ में वो स्वीकार कर रही है। और यदि यहाँ पर देखें तो आज के आंकड़े 33,000 जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। और मौत का आंकड़ा देखा जाए तो 1998 के पार ये जो है वो मौत का आंकड़ा जा चुका है। लेकिन अब राज्य सरकार इसमें कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन चौथे चरण में पहुंच चुका है, अब राज्य सरकार को ये सबसे बड़ी सावधानी बरतनी होगी कि जो कंटेनमेंट जोन है, सबसे बड़ा इलाका जो धारावी है, जहां पर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है, वहां पर किस तरह से कड़ी निगरानी रखी जाएगी, वहां पर पुलिस बल किस तरह से तैनात रखा जाएगा। लेकिन हालांकि राज्य की बात करें, नागपुर, पुणे, मुंबई और तमाम जो ऐसे महाराष्ट्र के वो सिटीज है, जो बड़े शहर है, वहां पर शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी जो है वो कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, ताकि जो लोग हैं उनके मूवमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार ने, यदि महाराष्ट्र राज्य सरकार की बात करें विद्या, तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि कहीं ना कहीं IPL का मुद्दा था, तो स्पोर्ट्स क्लब है या बड़े स्टेडियम खोल दिए जाए, और इसी के साथ में सबअब की जो रेल है वो सेवा की सुविधा जो है वो लोगों को दे दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स क्लब को जो है वो मंजूरी दे दी है कि कहीं ना कहीं वहां पर दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन ये भी कहा गया है उसमें श्वेता कि भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते, यानी कि पब्लिक के लिए आप उसको नहीं खोल सकते। अगर खिलाड़ी चाहते हैं वहां पर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपस में गेम खेलना चाहते हैं, तो वो खेल सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। बाहर से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग अंदर नहीं जा सकते, यानी कि भीड़ अंदर नहीं जा सकती है। लखनऊ चलते हैं, निखिल शर्मा हमारे साथ हैं। निखिल, उत्तर प्रदेश सरकार की शुरुआती दौर में खूब तारीफ हुई, योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सख्तियां और नियम कायदों का पालन करवाया। लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त से जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बहुत अच्छी लगी नहीं, क्योंकि मजदूरों की जो भीड़ है वो उत्तर प्रदेश होते हुए दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग शहरों से उत्तर प्रदेश में भीड़ पहुंच रही है। और सबसे बड़ी टेंशन ये सरकारों के लिए अब हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आप तय कर लीजिए कि बस चलाएंगे, लोगों को लाएंगे, ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है और क्या सोच रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं है परिवहन को चला पाना, खास करके दूसरे स्टेट्स के लिए। तो जिस तरह की सख्ती उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई थी, निश्चित तौर पर उसी पर सरकार कायम रहेगी और उसी को लेकर फैसला किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे जनपद हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं कोरोना की दृष्टि से, चाहे वो आगरा हो, चाहे कानपुर हो, गाजियाबाद और इसके साथ सहारनपुर। ये तमाम जनपद है जो सरकार की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। ऐसे में बहुत मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे मामलों में रियायत देने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है, उनकी कोई टाइमिंग तय हो सकती है। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है वो सभी के लिए मान्य होगा, सभी को उसको मानना होगा। उत्तर प्रदेश चूंकि राजधानी है लखनऊ, ऐसे में लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी 200 से अधिक मरीज हैं। ऐसे में लखनऊ में भी कोई खास रियायत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जो रेड जोन है वहाँ पर पहले की तरह सख्ती मुझे लगता है कि जो है वो सरकार बरकरार रखेगी। ग्रीन जोन में थोड़ा और ज़्यादा छूट मिलने की कोशिश हो सकती है कि जो इंटर जनपद जो तमाम परिवहन की बसें हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चले, उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ऑरेंज जोन में भी थोड़ी रियायत मिल सकती है, पर रेड जोन को लेकर सरकार की सख्ती बरकरार रहेगी। और सबसे बड़ी मुसीबत सरकार के लिए है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल है। और ये आने वाला सिलसिला लगातार चल रहा है। आज ही अगर लखनऊ की हम बात कर लें तो लखनऊ में महज जो एक्सप्रेस वे से आने वाले लोग हैं उनकी तादाद 5500 के आसपास है, यानी 5500 जो है वो श्रमिक एक तरफ से आए हैं। तो उत्तर राजधानी में लगभग 10,000 से ऊपर श्रमिक पहुंचे होंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज
जिन श्रमिकों को यहाँ से ले जाना, इनके जिले तक पहुँचाना, फिर इनको क्वारंटाइन करना, फिर इनके क्वारंटाइन का रिजल्ट देखना, तो ये एक बड़ी मुसीबत हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों, तमाम जनपदों में बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए हैं, जो श्रमिक आए हैं, उनको में कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो इसलिए सरकार बेहद सतर्क है। बहुत बड़ी छूट उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं मिलने वाली है। हालांकि जरूर है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में थोड़ी स्थिति सामान्य होगी, लेकिन रेड जोन में सख्ती बरकरार रखेगी सरकार, और मुख्यमंत्री खुद लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने अगर कहें तो मजदूर हैं, उनको किस तरह से उनके घरों तक पहुंचाया जाए और उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनके रिजल्ट देखे जाए कि किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद ही सरकार कोई फैसला ले पाएगी। जी ठीक है, अब बने रहिए, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन का स्वागत किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये औपचारिक बयान आया है। नई गाइडलाइन हमारे सुझावों के अनुरूप है। केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है, यानी कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उस पर पहली प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार की और खुद मुख्यमंत्री की आई है। दिल्ली सरकार कल जारी करेगी अपनी गाइडलाइन, यानी कि एक अलग गाइडलाइन, क्योंकि इस 4.0 लॉकडाउन में राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से भी कुछ नियम कायदे और गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस और दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस में क्या अंतर हो सकता है? दिल्ली सरकार क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो चाहती हैं हो दिल्ली में और केंद्र सरकार ने उसको लेकर छूट नहीं दी है या वो करने की इजाजत नहीं दी है? सैयद आमिर। देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले ही ये मांग की थी, आपको बता दें कि उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि जो हॉट स्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स हैं उनके अलावा दिल्ली में दूसरी गतिविधियां जो हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। मोटे मोटे तौर पे इसे समझा जा सकता है कि दिल्ली में जो हॉट स्पॉट, जो संक्रमित एरिया सबसे ज़्यादा है, उसको, उसके अलावा दूसरे इलाकों को जो है वहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ और जो व्यापारिक एक्टिविटीज़ है उसको शुरू किया जाए। लेकिन शर्त चूंकि साफ तौर पे केंद्र सरकार की ये है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और जो गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री की है उसको फॉलो करना चाहिए। ये आपने देखा कि इस बार के लॉकडाउन में जो बदलाव किया गया है वो ये कि राज्य सरकारों के ऊपर ये रख दिया गया है, उनको एक अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने एरिया में क्या शुरू कर सकते हैं और किस एरिया को वो कंटेनमेंट जोन या रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में रखेंगे। तो ये जो गाइडलाइन है उसके आधार पर उनको केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार को मानना पड़ेगा। लेकिन जो दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर गतिविधियां शुरू करने की मांग है, उसको लेकर के कल जो है दिल्ली सरकार जो है पूरा अपना एक गाइडलाइन जारी करेगी, खासतौर पर दिल्ली वासियों के लिए कि कहां कहां पर खुलने की तैयारी है। दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन दुकानें किस आधार पर खोली जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, 5 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये मांग पहले ही केंद्र सरकार से की गई थी कि आप तमाम दुकानों और मॉल्स में जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत दीजिए, भले ही उसके लिए एक नियम बना दीजिए कि ऑल्टरनेट डेज में हम ऑड इवन करके, जैसा कि पहले गाड़ियां चलाई गई थी उसी तरीके से दुकानों को खोलने का रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी। तो संभवतः कल जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस आएगी उसमें कुछ इस तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। हम भोपाल का रुख करते हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, क्या ये दोनों आपस में अलग अलग कुछ चीजें चाहते हैं? केंद्र सरकार ने तो अपना आदेश जारी कर दिया है, निर्देश और जो नियम कायदे हैं उसकी लिस्ट भेज दी है तमाम राज्यों को। अब मध्य प्रदेश सरकार कल से क्या करने जा रही है? बिल्कुल, देखिए विद्या जी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सरकार की, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले से इन तमाम चीज़ों की तैयारी करके रखी थी, क्योंकि सरकार को ये अंदेशा जरूर था कि 4.0 यानी लॉकडाउन बढ़ने वाला है। इसके पहले ही कलेक्टरों को पहले ही जो मीटिंग्स थी वो ली गई थी और ये कहा गया था कि वे अपनी डिटेल्स बनाकर राज्य सरकार को दे, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार को दे, ताकि उस चीज़ को वो केंद्र पर सके और वहाँ से जो गाइडलाइन बनकर आएगी उसके बाद राज्य सरकार पालन करें। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर महाराष्ट्र के चाहे मजदूरों की बात की जाए, तमाम लोगों की बात की जाए, अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाना चाहेगा, दिल्ली जाना चाहेगा या बिहार जाना चाहेगा तो उसको मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर से ही होकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित रखना, मध्य प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उन्हें सुरक्षित रखना, इसके अलावा उन मजदूरों को बॉर्डर तक पहुंचाना। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने बसें जरूर चालू करी हैं ताकि मजदूर अपनी बॉर्डर तक पहुंच सके, लेकिन देखिए 4.0 की बात की जाए तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइन है उसके आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने रेड जोन के इलाकों के लिए भी कई नियम बनाए हैं, जिसके चलते रेड जोन के जो
इलाके बने हुए हैं जो रेड जोन है, जैसे कि भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर बफर जोन को आगे बढ़ाया जाएगा। जो रेड जोन है उनके अंदर के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाहर की जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और जो ऑरेंज जोन बनाए गए थे, ऑरेंज जोन में ये देखा जाएगा कि कितने मरीज जो है वो कम हुए हैं और पिछले कितने दिनों से नहीं आए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया जितेंद्र कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग जोन को भी तय कर सकते हैं, वहां के नियम कायदे क्या हों वो भी राज्य सरकारें तय कर सकती हैं, और किन इलाकों में किस तरह की गतिविधि को हाँ कहना है, किसको ना कहना है, किसको कम चलाना है, किसको ज्यादा आगे बढ़ाना है, वो भी राज्य सरकारें तय कर सकती हैं। क्योंकि अब जो लॉकडाउन है इसमें भारत को यानी कि हमारे देश को आगे भी बढ़ाना है और दूसरी तरफ कोरोना से भी हम लोगों को लड़ना है, अपने आप को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।